So hello guys, welcome back to part 4 of chapter 2 computation of income tax. तो आज हम करेंगे चाइल्ड बेनिफिट टैक्स चार्ज, राइट। इससे पहले काफ़ी चीज़ें हमने इस चैप्टर में देख ली और ये चैप्टर मेरे ख्याल से ये लास्ट या सेकंड लास्ट होने वाला है चैप्टर का। इसके बाद ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, राइट। तो चलिए ठीक है, फिर स्टार्ट करते हैं। और रिक्वेस्ट है आप सभी से, जितने लोग भी देख रहे हैं चैनल को लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, बताइए कैसा लग रहा है आपको वीडियो, और शेयर कीजिएगा अपने कलीग से, अपने फ्रेंड के साथ, राइट। चलिए, चाइल्ड बेनिफिट चार्ज, मैंने इस पार्ट को थोड़ा शॉर्ट करने के लिए मैंने आप लोगों के लिए कुछ नोट्स बना दिए हैं। तो ये नोट्स आप चाहें तो नोट कर लीजिए, और मैं टेलीग्राम ग्रुप में भी अपडेट कर दूंगा। अगर आप में से कोई चाहता है टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना तो मुझे कमेंट में लिखे, मैं लिंक शेयर कर दूंगा, राइट। चलिए, चाइल्ड बेनिफिट चार्ज होता है क्या, पहले तो ये समझिए। अ टैक्स फ्री पेमेंट रिसीव्ड फ्रॉम गवर्नमेंट। देखिए, जितने भी कपल्स होते हैं, सिविल पार्टनर्स होते हैं यूके के अंदर, अगर उनका खुद का कोई किड है या कोई चाइल्ड है तो उनको कोई गवर्नमेंट से कुछ अलाउंस मिलता है, ठीक है, वो उसके लिए ऑप्ट कर सकते हैं। तो गवर्नमेंट से जो अलाउंस मिलता है वो एक तरह से आपका इनकम हो गया, है ना। तो क्या वो इनकम जो हो गया वो उस पर हम टैक्स चार्ज करेंगे? अगर चार्ज करेंगे तो कितना टैक्स चार्ज करेंगे, ये चीज़ आज हम पढ़ने वाले हैं इस चीज़ में। ये चीज़ हम आज पढ़ने वाले हैं, राइट। चलिए, तो अ टैक्स फ्री चाइल्ड बेनिफिट चार्ज है क्या? अ टैक्स फ्री पेमेंट रिसीव फ्रॉम गवर्नमेंट, ठीक है। अब मैरिड कपल्स एंड सिविल पार्टनर्स को रिसीव होता है ये टैक्सेबल ओनली इफ द एडजस्टेड नेट इनकम इज पाउंड 50,000 और मोर। पी मैंने लिखा है क्योंकि मेरे पास लैपटॉप में कोई सिंबल नहीं था पाउंड के लिए, तो मैंने पी यूज़ किया है। आप समझ जाइएगा, पी मीन्स पाउंड। तो ये देखिए, अगर आपका इनकम आपका जो एडजस्टेबल नेट इनकम ANI मैंने बताया था पार्ट 1 में कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो वो 50,000 या उससे ज़्यादा है तभी आपका जो चाइल्ड बेनिफिट चार्ज है वो टैक्सेबल होता है, राइट। तो ध्यान रखिएगा, चाइल्ड बेनिफिट चार्ज इज टैक्सेबल एज बिलो। तो पहला कंडीशन तो ये 50,000 से ज़्यादा होना चाहिए, तभी चार्ज होगा। और देखिए, अगर आपका जो ANI है, एडजस्टेड नेट इनकम, वो 50,000 से 60,000 के बीच में, ध्यान रखिएगा 50 से 60,000 के बीच में है, तो 1% ऑफ चाइल्ड बेनिफिट फॉर ईच 100 ऑफ इनकम ओवर 50,000। तो 50,000 से जितना है उस पर पर 100% पे 1% चार्ज, पर 100 पे 1% चार्ज होगा आपका, ठीक है। और ये 50,000 से 60,000 इनकम का एलिमेंट के बीच में। मान लीजिए अगर मैं बात करूँ 55,000 आपकी इनकम है, ठीक है, 55,000, तो मुझे बताएंगे 5,000 से कितना ज़्यादा है? 5500 ज़्यादा है, ठीक है। तो ये 55% आपका जो भी आपको मिल रहा होगा बेनिफिट, चाइल्ड बेनिफिट, उसका 55% और टैक्सेबल होता है, ठीक है। लाइक इतना परसेंट एग्जैक्टली टैक्स लग जाएगा, ठीक है। मान लीजिए अगर आपको 2,000 का चाइल्ड बेनिफिट रिसीव हुआ है तो इसका 55% टैक्स इस पर लगेगा, ये रेट यूज़ होगा, ठीक है। तो इस तरह से कुछ काम करता है। वही मान लीजिए अगर 54,100 है, 54,1 मैं सिंपल ज़ीरो लेता हूँ, 54,000 है, तो मान लीजिए 4,000 ज़्यादा है 50,000 से ना, तो 40% इस पर टैक्स लग जाएगा, ठीक है। तो कुछ ऐसा होता है। और ओवर 60,000 उस पर अमाउंट ऑफ चाइल्ड बेनिफिट रिसीव, तो इस पर जो भी आप रिसीव आपको होता है वो सारा का सारा फिर टैक्स में चला, उस सभी पे टैक्स अप्लाइड होगा ओवर 60,000 पे। बोथ परसेंटेज एंड चार्जेस आर राउंडेड डाउन टू द नियरेस्ट होल नंबर। कह रहे हैं जो भी आपका अमाउंट होगा या फिर जो परसेंटेज कैलकुलेट होके आएगा, लाइक कितना परसेंट आपने लगाना था, ये दोनों को हम इन दोनों को हम क्या करेंगे, राउंडेड डाउन करेंगे। देखिए, एक होता है राउंड ऑफ मतलब ये है कि मान लीजिए 55.8% है तो आप क्या इसको लिखते हैं 56%, ठीक है। लेकिन ये हो गया राउंड ऑफ आपका। अब ये कह रहा है राउंड डाउन का मतलब ये है कि 55.8% भी है ना, तो इसको 56 नहीं लिखेंगे, इसको 55 ही लिखेंगे, ठीक है। इवन 54.9 भी है तो इसको 55 नहीं लिखेंगे, इसको 54 ही लिखेंगे, ठीक है। तो ये राउंड डाउन होता है। तो हम इसको बोथ
तो हम इसको क्या करेंगे, जो भी हमारा चार्जेस परसेंटेज में आएगा या अमाउंट आएगा वो सारा हम क्या करेंगे, राउंड डाउन कर देंगे। मैं छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, मान लीजिए 56,200, ठीक है, 56,200 या 56,900 है, मान लीजिए 56,900। तो मुझे बताएंगे कितना परसेंटेज इस पे टैक्स अप्लाई होगा। ये 6,900 ज़्यादा है, तो होना क्या चाहिए, तो 900, ये मान लीजिए 200 और 2 और कर देते हैं, लाइक मान लीजिए आपकी जो सैलरी, आपका जो ANI है वो है मान लीजिए 56,920, ठीक है। तो कायदे से अगर मैं देखूं तो ये इतना ज़्यादा है 5,000 से ना, तो इस पे टैक्स चार्ज क्या होगा, 69.2% होना चाहिए। बट इसको क्या करेंगे, हम सीधा 69% डाउन करके इतना ही टैक्स चार्ज करेंगे। तो ये कुछ ऐसा होता है, ठीक है। चलिए, ये इसका नोट्स थे। अब मैं इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन कर लेता हूँ ये आपके सामने, ताकि आपको समझ में आ जाए ये टॉपिक और भी सही से, ठीक है जी। आप पढ़ लीजिएगा, सेम बात है यहाँ भी लिखी होगी, तो देख लीजिएगा आप सारा ये चीज़ें। इलस्ट्रेशन नंबर 10 कर लेते हैं। Patrick and Haley are married with 2 children. Haley received child benefit of this much during tax year this. Patrick has no income as he looks after the couple's child. ठीक है, तो देखिए दो लोग हैं, ये मैरिड है और ये पैट्रिक एंड हेली है। तो हेली को कुछ चाइल्ड बेनिफिट चार्ज वो मिलता है, चाइल्ड बेनिफिट मिलता है 1885 का। पैट्रिक हैज़ नो इनकम, और पैट्रिक इसमें से इसकी जो इनकम है वो 0 है। एंड ही लुक्स आफ्टर द कपल्स चिल्ड्रन। हेली इज एम्प्लॉयड 54,000, यानी हेली की जो इनकम है, एम्प्लॉयमेंट इनकम, वो क्या है 54,000 पर एनम। हैज़ नो अदर सोर्स ऑफ इनकम, कोई और इनकम नहीं है। शी पेड 1800 नेट टू अ रजिस्टर्ड चैरिटी अंडर द गिफ्ट एड स्कीम। गिफ्ट एड स्कीम के अंदर उसने 1800 दिया है, कोई गिफ्ट एड डोनेशन किया, और वो नेट अमाउंट है, ध्यान रखिएगा नेट अमाउंट है। ड्यूरिंग द टैक्स ईयर दिस एंड इनकम कैलकुलेट करना इनकम टैक्स लायबिलिटी फॉर द टैक्स ईयर दिस, ठीक है। तो टैक्स ईयर 22-23 के लिए हमें टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेट करना है, ठीक है। चलिए, तो मैं एक बार करके दिखाता हूँ आप लोगों को। तो इलस्ट्रेशन नंबर 10 है। इलस्ट्रेशन नंबर 10। सो पैट्रिक एंड हेली है ना, और इनकम किसकी है, पैट्रिक की। तो पैट्रिक का ही हम करते हैं, सॉरी हेली इज एम्प्लॉयड, तो हेली का ही करते हैं। एम्प्लॉयमेंट इनकम कितना है इसका, 54,000। कोई इनकम और इधर नहीं, तो ये टोटल इनकम हो जाएगा। और टोटल इनकम में से हम क्या माइनस करते हैं भाई, हम माइनस करते हैं पर्सनल अलाउंस, कितना है 12,540, ठीक है जी। चलिए जल्दी मुझे माइनस करके बताइए कितना आएगा। कैलकुलेटर निकाल लीजिए अपने अपने, और 54,000 माइनस 12,500 12,540 माइनस करने के बाद आपका आएगा 41,460। तो दिस इज द अमाउंट। अब देखिए कोई और कोई इन्फॉर्मेशन है नहीं, बस एक गिफ्ट एड डोनेशन है, बट वो यहाँ पे उसका कोई फर्क पड़ता नहीं है। गिफ्ट एड डोनेशन से कोई फर्क, तो हम इसी को लिख देंगे टैक्सेबल इनकम, ठीक है। चलिए जी, तो चलिए यहाँ पे अब हम यहाँ पे लिखेंगे बेसिक रेट बैंड,
अब देखिए क्योंकि गिफ्ट एड डोनेशन है तो बेसिक जो हमारा थ्रेशोल्ड है वो एक्सटेंड भी हो जाएगा ना। तो हम यहाँ पे एक नोट भी बनाएंगे, वर्किंग नोट होगा हमारा। वर्किंग नोट नंबर 1, एक्सटेंडेड थ्रेशोल्ड। तो बेसिक का बताइए मुझे कितना है? 3700 है। और गिफ्ट एड डोनेशन के बारे में क्या बताया इन्होंने? गिफ्ट एड डोनेशन के बारे में बताया हुआ है कि भाई ये कितना होना चाहिए, 1800 है ना। ओ 1800 ही है ना, यस। तो 1800 मैं कैलकुलेशन कर लेता हूँ यहाँ पे। 1800 दिस, और ये नेट गिवन था ना तो इसका ग्रॉस निकाल लेते हैं। तो चलिए जल्दी से कैलकुलेट करके बताइए मुझे। This is 1800 divided by 80 multiplied by 100. This will give me 122250. ठीक है जी। तो ये इतने से इंक्रीज हो जाएगा बेसिक रेट बैंड। तो और इनको सम करने पे आएगा 39950। ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा थ्रेशोल्ड बेसिक का 39950। और ये कितना परसेंट चार्ज होता है टैक्स? 20% ना। तो जल्दी से बताइए कितना टैक्स बन जाएगा? 20% निकालिए इसका, 7990। अब बचा क्या कितना हाई रेट बैंड, इसके लिए बचा कितना? 41460 माइनस 39950। बताइए जल्दी से कितना बचा? 41460 माइनस 39950। बचा कितना? ये बचेगा कुछ 1510। और इस पर 40% टैक्स चार्ज होगा। तो ये बताइए कितना आएगा? 1510 मल्टीप्लाई बाई 40%। दिस विल गिव मी 604। ठीक है जी। चलिए अब चेक कीजिए टोटल टैक्स कितना आएगा? 7990 8594। चलिए ये तो आ गया। अब यहाँ पे एक इन्फॉर्मेशन और भी था ना इस क्वेश्चन में, लाइक कुछ चाइल्ड बेनिफिट रिसीव हुआ था इस क्वेश्चन में, है ना। तो उसका ट्रीटमेंट क्या करेंगे, है ना। तो अभी भी चाइल्ड बेनिफिट का हमने कोई ट्रीटमेंट किया नहीं है। अब मेरे पास प्रॉब्लम ये है कि ये स्पेस मैंने यहाँ पे यूज कर लिया है। मैं स्पेस को थोड़ा सा नीचे, क्या इसको एडजस्ट कर सकते हैं? अगर कर सकते हैं तो इट विल बी वेरी गुड। यस कर सकते हैं। चलिए अब ये तो वर्किंग नंबर नोट नंबर 1 था। एक और वर्किंग नोट बनाते हैं हम। वर्किंग नोट नंबर 2। चलिए देखिए मैंने नोट में आपको समझाया था आप लोगों को कि जो ये चाइल्ड बेनिफिट है उस पर कितना परसेंटेज टैक्स अप्लाई हो रहा है। ये कैसे पता लगता है? हम ये चेक करते हैं कि वो अमाउंट जो उसका टोटल ANI है, ठीक है, वो 50,000 से कितना ज़्यादा है। तो वो इनके भी जितना भी ज़्यादा है उस पर 100 पे 1% अप्लाई होता है। तो हम निकालेंगे कि भाई उसका ANI पहले कितना है ना, ANI जानना पड़ेगा तभी हम कोई परसेंटेज, कितना परसेंटेज चार्ज होगा टैक्स, वो कोई हम अप्लाई कर पाएंगे ना। पहले सबसे पहले हम ANI निकालते हैं। चलिए तो ANI जल्दी से अब मुझे कैलकुलेट करके बताइए। एडजस्टेड
नेट इनकम। तो एडजस्टेबल के लिए मुझे पहले ये होना भाई, ये पता होना चाहिए कि अभी नेट इनकम है कितना, है ना। तो नेट इनकम है मेरा 54,000 माइनस ग्रॉस गिफ्ट एड डोनेशन। तो बताइए कितना है ये, 2250। 2250 से माइनस कीजिए, 54,000 माइनस 2250, दिस विल गिव मी 51,750, है ना। अब ये बचा, अब मुझे यहाँ से कुछ मिनिमम लिमिट है ना, यानी लो लिमिट, लोअर लिमिट या मिनिमम लिमिट आप लिख सकते हो। वो कितना था, 50,000, है ना। आपको 50,000 से जितना इनकम ज़्यादा है उसी के अकॉर्डिंग ही लगाते हैं। तो ये क्या है, 1750। अब 1750 बता सकते हैं कितना परसेंटेज, और हम लिख सकते हैं 17.5 या सीधा 17% चार्ज टैक्स अप्लाई होगा इस पर, ठीक है। तो ये कुछ ऐसा मैं आपको बता रहा था। तो ये समझ में आया आप लोगों को। ये इतना देखिए, जो एडजस्टर ANI है वो 51,750 है। अब ये कितना ज़्यादा है, 50,000 से वो 1750 ज़्यादा है ना। तो 1750 पर 100 पे 1%, तो देखिए 1700 पे तो 17% लग गया, है ना। और उसके बाद 50 पे 0.5% लग गया। बट हाँ, यहाँ पे हाँ क्वेश्चन में मैंने आपको जब नोट्स लिखवाया तो मैंने आपको बताया भी था कि जो भी परसेंटेज या कोई नंबर होगा उसको नियरेस्ट राउंड डाउन करेंगे ना, राउंडेड डाउन उसको करके फिर वो परसेंटेज अप्लाई करेंगे। कोई फ्रैक्शन में नहीं लेना, नियरेस्ट होल नंबर आपको यूज करना है, और नियरेस्ट भी राउंड डाउन करके, राउंड ऑफ करके नहीं, ठीक है। चलिए तो अब हम अप्लाई कर देते हैं, बट एक बार देख लेते हैं ना। मैं भूल गया दोबारा, अमाउंट 1800 नहीं था, जो बेनिफिट रिसीव हुआ था वो 1885 है ना, 1885। तो कहाँ गया हमारा नोट्स, 1885। तो चाइल्ड बेनिफिट चार्ज टैक्स, है ना। तो 1885, और इस पे कितना परसेंट लगाएंगे हम, 17% टैक्स लगाएंगे। चलिए 1885 मल्टीप्लाई बाई 17%, दिस विल गिव मी 320 पॉइंट समथिंग। ये देखिए 320, वैसे अगर मैं बताऊं तो ये मैं वैसे लिख 320.45, है ना। ये इतना आएगा, बट अगेन राउंड डाउन करेंगे, यानी सिर्फ 320 लिखेंगे ना, बताया था मैंने आप लोगों को। तो ठीक है, तो इसको ये नहीं लिखना, आप इसे सिंपली लिखेंगे 320 ही, ठीक है जी। तो अभी चलिए जल्दी से सम करके बताइए, टोटल टैक्स लायबिलिटी कितनी आएगी। 4 9 to 11 9, तो 8914, तो दिस इज द टैक्स लायबिलिटी, ठीक है। तो एक बार मैच भी कर लीजिए, 8902। मैं छोटा सा मिस्टेक हर बार कर देता हूँ, 15,540 नहीं, 570 होता है ना PA, बस यहीं पे मैं हमेशा मिस्टेक कर देता हूँ। तो ये 30 और कम हो जाएगा, तो ये 30 और कम हो जाएगा, यहाँ से भी 30 और कम हो जाएगा। तो ये बचेगा 41,430। तो ये बचेगा 1480। इस पे 40% चार्ज कीजिए टैक्स। इस पे 40% चार्ज कीजिए टैक्स, किया आ जाएगा 592।
और 592 इसमें प्लस कीजिए 7990 आएगा 8582। ठीक है, अब 8582 में हम प्लस करते हैं 320। 8582 तो अगेन 8902 8902। ठीक है जी, सही आंसर आ गया बिल्कुल। बस वो मैं अमाउंट पीए का हमेशा गलत मोस्ट ऑफ द टाइम लिख देता हूँ, वहाँ 12540 लिखता हूँ जबकि है 12570। ठीक है जी, याद रखिएगा। अभी मेरे से आप बेवकूफ़ मत बनिएगा। चलिए क्वेश्चन तो हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है रिजवान एंड गिसा लिव टुगेदर विद देयर सन। तो सिल पार्टनर्स हैं, कोई बताया नहीं है ये मैरिड कपल्स है, बट इनका एक सन है गिजाला और गिसाला वट एवर द नेम इज। रिसीव्ड चाइल्ड बेनिफिट, ये कुछ इतने का उसको चाइल्ड बेनिफिट मिलता है ड्यूरिंग द टैक्स ईयर 22-23। रिजवान हैज़ नो इनकम, और रिजवान को कोई इनकम नहीं है। गिसाला रन्स अ स्मॉल नर्सरी बिजनेस एंड हैड ट्रेडिंग प्रॉफिट ऑफ दिस मच, इतना उसका ट्रेडिंग प्रॉफिट है 60,000। और 2000 ये कुछ चाइल्ड बेनिफिट है। एक मिनट, चलिए जी क्वेश्चन कर लेते हैं। ठीक है जी, समझ में आ गया क्वेश्चन। एक बार आप फिर आप भी पढ़ लीजिए चाहें तो। क्वेश्चन नंबर 8 कर लेते हैं। तो ट्रेडिंग इनकम, चलिए ट्रेडिंग इनकम जल्दी से बताइए कितना है। 60,000। ठीक है जी, और कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है तो हम मान लेंगे, और कुछ नहीं है तो बस हम सीधा यहाँ पे लिखेंगे पी ए। ओह आई एम सॉरी, हम लिखेंगे पर्सनल अलाउंस 12,570। इस बार 40 नहीं लिखना है, 12,570 लिखना है। ठीक है जी। तो यहाँ पे अब ये बचेगा टैक्सेबल इनकम, जल्दी से कैलकुलेट करके बताइए। ये बचेगा 47,430, तो ये इनका आ जाएगा टैक्सेबल इनकम। चलिए अब हम टैक्स जल्दी से अप्लाई करते हैं। बेसिक रेट बैंड, क्योंकि देखिए इस क्वेश्चन में गिफ्ट ए डोनेशन था तो एक्सटेंड हो जाएगा, है ना, एक्सटेंडेड। चलिए वर्किंग नोट बना लेते हैं इसके लिए, बट वर्किंग नोट नंबर 1, एक्सटेंडेड थ्रेशोल्ड। चलिए बेसिक रेट बैंड बताइए कितना होता है। 37,700 प्लस गिफ्ट ए डोनेशन कितना था गिफ्ट ए डोनेशन इस क्वेश्चन में 2000 ना,
कोई इन्फॉर्मेशन नहीं तो हम इसको नेट ही मानेंगे। सॉरी। चलिए 2000 80% मल्टीप्लाई बाई 100%, तो कितना हो जाएगा 25,000, सॉरी 2500। बस ये हो जाएगा 2500। चलिए बताइए बेसिक रेट बैंड कितना हो जाएगा। 40,200 है ना, 40,200 हो जाएगा ये एक्सटेंडेड रेट बैंड। चलिए इनकम 47,000 है तो बेसिक पे लगाते हैं 40,200 पे ना। 40,200 पे तो बेसिक 20% टैक्स लग जाता है जी। इस पे लगाइए जल्दी 20%। 8040, ठीक है। अब हाई रेट बैंड में जल्दी बताइए मुझे कितना अमाउंट आएगा ये। आपका टोटल इनकम था 47,430 माइनस आपने ऑलरेडी लगा दिया बेसिक में 40,200, बचा कितना। चलिए कैलकुलेट कर लेते हैं। 47 7372 सॉरी 7230 है ना, ये बचा। इस पर हम कितना टैक्स लगाएंगे 40%। तो चलिए इसका 40% निकालिए। 2892 है ना। अब ये तो हो गया, इनको प्लस कर लेते हैं। 8040 ये आ जाएगा 10,930। अब ये चाइल्ड प्लस कुछ करेंगे इसमें, चाइल्ड बेनिफिट टैक्स, चाइल्ड बेनिफिट टैक्स है ना, तो वो कितना हो जाएगा हम यहाँ पे अभी कैलकुलेट करने जा रहे हैं, ठीक है। वर्किंग नोट 1 तो हमने कर लिया, वर्किंग नोट 2। अब चाइल्ड बेनिफिट में कितना परसेंटेज अप्लाई होगा, उसके लिए हमें सबसे पहले क्या चाहिए होता है, NH चाहिए होता है ना, एडजस्टेड नेट इनकम। कंप्यूटेशन है कैलकुलेशन ऑफ एडजस्ट नेट इनकम। चलिए अब मुझे बताइए सबसे पहले नेट इनकम कितना है। 60,000। 60,000 में से सबसे पहले हम क्या करेंगे, ग्रॉस गिफ्ट एड डोनेशन, ठीक है। ग्रॉस गिफ्ट एड डोनेशन जी हम इसमें से माइनस करेंगे। ग्रॉस कितना है 2500 ना। चलिए बताइए कितना बचा। 57,500 है ना। दिस इज समथिंग। अब लोअर लिमिट कितनी हमारे पास 50,000 की। मिनिमम लिमिट कितनी है 50,000 की। बताइए कितना एक्स्ट्रा इनकम है 7500 पे। बताइए अगर पर 100 पे, यानी 100 पे अगर 1 लगता है, 200 पे 2 लगेगा, बस 75 पे क्या लगेगा 75%। ओह माय गॉड। और 75%। चलिए लगाइए 75, लेकिन था कितना ये भी अमाउंट एक बार ये तो देख लेते हैं, मुझे याद नहीं रहता बार बार। तो कितना था बेनिफिट, चाइल्ड बेनिफिट 1134।
गया कहाँ, ओ सॉरी कहाँ हो जाता हूँ मैं, 1134, इस पे 75% ही था ना। हाँ जी 75% इस पे चार्ज लगेगा टैक्स। $850, तो ये अब आ जाएगा टोटल 11,780, ये आ जाएगा आपका आंसर। ठीक है जी। ग्यारह 782, ठीक है जी, अब चेक कर लीजिएगा। नेक्स्ट है हमारा टैक्स स्टेटस ऑफ एन इंडिविजुअल। चलिए देखिए, अब नेक्स्ट टॉपिक है टैक्स स्टेटस ऑफ एन इंडिविजुअल। बहुत ही सही और बहुत ही प्यारा टॉपिक है। मैं आपको कम शब्दों में ये समझाता हूँ। देखिए, किसी भी कोई भी इंडिविजुअल ना यूके के अंदर वो टैक्स उसका कोई भी इंडिविजुअल उसका कौन सा इनकम यूके के अंदर टैक्सेबल है, लाइक यूके के अंदर अर्न किया है वही टैक्स इनकम सिर्फ टैक्सेबल है, या उसने पूरे वर्ल्ड वाइड इनकम जो बाहर यूके के बाहर जो इनकम अर्न किया है उस वो भी यूके के अंदर टैक्सेबल होगा। सॉरी। तो ये सारा हम तभी डिसाइड कर पाते हैं जब उसका हमें रेजिडेंस स्टेटस पता हुआ। अगर वो यूके का रेजिडेंट है तो उसका कहीं का भी इनकम हो वो टैक्सेबल होता है यूके के अंदर। ठीक है, और यूके का रेजिडेंट नहीं है तो उसके सारे इनकम्स हम टैक्स नहीं करेंगे यूके में। जो यूके में ओरिजिन हो रहा है वही इनकम्स हम उसको टैक्स करेंगे यूके के अंदर। ठीक है, इसलिए हमें किसी का भी रेजिडेंस स्टेटस जानना जरूरी है। ठीक है, तो आज वही हम जानने की कोशिश करेंगे रेजिडेंस स्टेटस किसी का कैसे हम डिटरमाइन या निकाल सकते हैं। ठीक है, तो मैंने इसके लिए भी इस टॉपिक के लिए आपके लिए कुछ नोट्स बनाए हुए हैं, मैं वही से समझा देता हूँ और आप यहाँ से नोट भी कर सकते हैं। ठीक है, और बाद में वहाँ पढ़ लीजिएगा। वैसे आप यहाँ नोट समझ में आ जाएगा तो आपको पढ़ने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, जहाँ तक मुझे लगता है, क्योंकि मैंने बनाए इतने सिंपल और प्यारे लैंग्वेज में है। ठीक है जी, चलिए सबसे पहले तो देखिए, रेजिडेंस स्टेटस डिटरमाइंस हाउ मच एंड विच ऑफ द इनकम ऑफ इंडिविजुअल विल बी असेस्ड इन द यूके टैक्स। ठीक है, कितना और कौन सा इनकम असेस होगा यूके के अंदर। वर्ल्ड वाइड इनकम ऑफ यूके रेजिडेंट्स विल बी टैक्स इन यूके। यूके का कोई रेजिडेंट है तो उसका तो वर्ल्ड वाइड इनकम ही टैक्स यूके के अंदर असेस होता है, चार्जेबल होता है। ठीक है, स्टेप टू डिटरमाइन इफ इंडिविजुअल इज रेजिडेंस इन यूके और नॉट। तो कुछ स्टेप्स फॉलो करेंगे जिससे पता लगेगा कि कोई बंदा इंडिविजुअल यूके के अंदर रेजिडेंट है या नहीं है। ठीक है जी, तो चेक करते हैं कौन कौन से स्टेप है। स्टेप नंबर 1, चेक ऑटोमेटिक नॉन यूके रेजिडेंट्स। तो सबसे पहले चेक करेंगे कि क्या ये ऑटोमेटिकली नॉन रेजिडेंट ऑफ यूके है। ठीक है, इफ सेटिस्फाई, कुछ कंडीशंस दिए होंगे, कुछ पैरामीटर्स होंगे। ठीक है, तो वो पैरामीटर्स अगर सेटिस्फाई होंगे तो वो यूके का नॉन रेजिडेंट है, फिर तो आगे कोई टेस्ट ही नहीं करना। ठीक है, तो क्या हो जाएगा यूके का नॉन रेजिडेंट। और अगर सेटिस्फाई नहीं होगा तो सेकंड हम स्टेप में वो करेंगे। सेकंड स्टेप में हम करते हैं चेक ऑटोमेटिक यूके रेजिडेंस। तो भाई सेकंड स्टेप में हम ये देखेंगे कि क्या ये बंदा ऑटोमेटिकली, कुछ पैरामीटर्स हैं उस पैरामीटर्स से चेक करेंगे, अगर एक भी पैरामीटर मैच हो गया तो वो यूके का ऑटोमेटिक रेजिडेंस हो जाएगा। ठीक है जी, तो स्टेप 1 में ऑटोमेटिक नॉन यूके रेजिडेंट हम टेस्ट करते हैं। सेकंड स्टेप में हम ऑटोमेटिक यूके रेजिडेंस चेक करते हैं। अगर सेटिस्फाई हो गया तो वो यूके का रेजिडेंस है, अगर नहीं हुआ तो हम मूव करेंगे स्टेप नंबर 3 पे। देखिए, स्टेप 1 और स्टेप 2 बहुत ही सिंपल है। हम कुछ पैरामीटर्स दोनों में गिवन होंगे, उन पैरामीटर्स में एक के साथ भी वो मैच हो गया इंडिविजुअल, तो हम या तो वो यूके का रेजिडेंट होगा या तो यूके का रेजिडेंट नहीं होगा। ठीक है, जिसके भी पैरामीटर्स मैच हुए उसके अकॉर्डिंगली। और लास्ट ये है कि स्टेप 1 और स्टेप 2 चेक करने के बाद ही पता नहीं लग रहा, ठीक है, कि वो यूके का रेजिडेंट है या नहीं है, तो हम चेक करेंगे। फिर स्टेप नंबर 3 में आएंगे, उसमें ये देखेंगे कि यूके के साथ उसके कितने टाइज हैं और प्लस वो यूके के अंदर कितने दिन उसने स्पेंड किए हैं। ठीक है, उसके बेसिस पे हम चेक करेंगे कि ये यूके का रेजिडेंट होगा या नहीं। ठीक है जी,
तो अगर सफिशिएंट टाइज कितने होंगे वो हम नीचे डिस्कस करेंगे। अगर वो मीट हो जाता है तो रेजिडेंट होगा यूके का, अगर सफिशिएंट टाइज अगर मीट नहीं होते तो यूके रेजिडेंट नहीं होगा। अब देखिए ऑटोमेटिकली जो फर्स्ट स्टेप था उसके कंडीशंस क्या क्या, उसके पैरामीटर्स क्या क्या है, ठीक है। तो ये कह रहा है एन इंडिविजुअल इज ऑटोमेटिकली नॉन यूके रेजिडेंट इफ द इंडिविजुअल इन द यूके स्पेंड लेस देन 16 डे। अगर कोई बंदा, ठीक है जी, वो 16 दिन से कम रहा हो यूके के अंदर, ठीक है, तो क्या होगा, वो ऑटोमेटिकली यूके का रेजिडेंट नहीं होगा, ठीक है। या फिर लेस देन 46 डेज and has not been in the UK and has not been in the UK in the नहीं है, and has not been UK resident in any of the previous 3 tax years। तो या तो पहले 16 दिन से कम रहा हो या 46 दिन डे से कम रहा हो, और इससे पहले कभी भी वो पिछले लास्ट के 3 प्रीवियस ईयर टैक्स ईयर में यूके का रेजिडेंट ना हो, ठीक है जी। तो ये भी एक कंडीशन है। लास्ट कंडीशन है 91 डेज एंड वर्क फुल टाइम ओवरसीज। तो यूके के अंदर 91 डेज से कम रहा हो या तो बंदा, और यूके और फुल टाइम यूके से बाहर कहीं जॉब करता है, ठीक है, तो वो बंदे भी क्या होंगे, यूके के रेजिडेंट नहीं होंगे। 3 कंडीशंस है। सबसे पहले अगर 16 दिन से भी कम रहा हो कोई, ठीक है, कम, तो वो ऑटोमेटिकली नहीं होगा रेजिडेंट। सेकंड कंडीशन है अगर वो 46 डेज, मान 30-32 दिन रहा है और 46 डेज से कम है, तो हम चेक करेंगे क्या वो यूके का रेजिडेंट पिछले 3 सालों में से कभी था। अगर था तो ठीक है, आगे पास करेंगे, नेक्स्ट राउंड में उसको ले जाएंगे स्टेप 2 में। अगर नहीं तो यहीं पे उसको डिस्क्वालीफाई कर देंगे, भाई तुम तो थे ही नहीं रेजिडेंट ना कभी, तो और 40 डेज से कम हो इस टैक्स ईयर में, तुम रेजिडेंट नहीं हो गया ऑटोमेटिकली, ठीक है। थर्ड, मान लीजिए वो 41 डेज से जो भी था, अब मान लीजिए थर्ड में ये कि 91, क्या वो मान लीजिए वो 80-82 दिन रहता है, 85 समथिंग डेज रहता है, तो और यूके में जो कि 91 डेज से कम है। तो अब चेक करेंगे क्या वो यूके से बाहर फुल टाइम कहीं वर्किंग है। अगर फुल टाइम वर्किंग यूके से बाहर है और 91 डेज से कम स्पेंड किया है टैक्स ईयर में, तो फिर भी यूके का रेजिडेंट नहीं होगा, ये ऑटोमेटिकली डिस्क्वालीफाई हो जाएगा, ठीक है जी। ये 3 कंडीशंस है ऑटोमेटिक नॉन यूके रेजिडेंट में। सेकंड, देखिए पहले स्टेप में अगर हम नहीं पता कर पाते कुछ भी लाइक यूके का रेजिडेंट है या नहीं है, तो हम सेकंड राउंड भेजेंगे, सेकंड स्टेप में भेजेंगे। अब इसमें 3 कंडीशन है। फर्स्ट ये कि ऑटोमेटिक यूके का रेजिडेंट होगा अगर 83 डेज लास्ट टैक्स ईयर में यूके के अंदर रहता है, तो कुछ भी नहीं देखना, वो सिंपली यूके का रेजिडेंट हो जाएगा 83 डेज, ठीक है। अगर मान लीजिए 83 डेज भी नहीं पता में रहता है, नहीं रहता या इससे कम रहता है, तो चेक करेंगे क्या उसका ओनली होम यूके के अंदर है, मतलब यूके के अलावा कहीं भी उसका होम नहीं हो और नहीं है, ऐसा होना चाहिए। अगर से उसका अकेला घर, एकमात्र घर यूके के अंदर है, तब भी वो यूके का ऑटोमेटिक रेजिडेंट हो जाएगा, ठीक है जी। चाहे वो कितने भी दिन रहा हो, चाहे वो 10 दिन भी रहा हो, कोई इशू नहीं है। अगर उसका ओनली होम यूके के अंदर है तो फिर वो यूके का रेजिडेंट हो जाएगा, ठीक है। द इंडिविजुअल वर्क्स फुल टाइम इन द यूके। कोई अगर बंदा फुल टाइम यूके के अंदर वर्क करता है, क्वेश्चन के अंदर इंफॉर्मेशन दिया हुआ कि वो फुल टाइम यूके के अंदर वर्किंग है, तो वो ऑटोमेटिकली यूके का रेजिडेंट हो जाएगा। 3 कंडीशंस यूके के रेजिडेंट होने के ऑटोमेटिकली। 183 दिन से ज़्यादा रहा हो, उसका ओनली होम यूके के अंदर हो, या फुल टाइम यूके के अंदर वर्किंग हो, तो वो ऑटोमेटिक यूके का रेजिडेंट हो जाएगा। अब मान लीजिए ऊपर के 2 ऑटोमेटिक वाले जो टेस्ट है वो फेल हो गया, ठीक है जी, तो चेक करेंगे उसके सफिशिएंट टाइज है या नहीं है यूके के अंदर, ठीक है। तो यूके के अंदर यहाँ पे देखिएगा इस टेबल के अंदर, तो अगर मान लीजिए हम चेक करेंगे वो कितने दिन यूके के अंदर रहा है। अगर मान लीजिए वो लेस देन 16 डेज, अगर 16 दिन से कम रहा है यूके के अंदर, ठीक है, तो और वो पहले कभी रेजिडेंट नहीं रहा हो यूके के अंदर, पहले कभी रेजिडेंट रहा हो लास्ट 3 इयर्स में, प्रीवियसली रेजिडेंट का मतलब लास्ट 3 टैक्स ईयर्स में, तो लास्ट के 3 टैक्स ईयर में वो अगर मान लीजिए रेजिडेंट रहा हो या रेजिडेंट नहीं रहा हो, वो अगर 16 दिन से कम स्पेंड करता है तो वो ऑटोमेटिक नॉन रेजिडेंट हम उसको मानेंगे, ठीक है।
अगर मान लीजिए वो लेस देन 46 डेज, मान लीजिए 30-32 दिन रहा हो, ठीक है, और वो प्रीवियस कभी भी वो रेजिडेंट रहा हो, तो हम चेक करेंगे 4 टाइज उसके मैच होने चाहिए, ठीक है, 4 टाइज आने चाहिए। अगर मान लीजिए प्रीवियसली कभी भी वो लास्ट 3 टैक्स ईयर में रेजिडेंट नहीं रहा हो, तो फिर वहाँ पे ऑटोमेटिकली वो डिस्क्वालीफाई हो जाएगा, ऑटोमेटिक नॉन रेजिडेंट हो जाएगा, ठीक है जी, 46 डेज से कम रहा हो तो। नेक्स्ट है 46 डेज टू 90 डेज। अब उसने स्पेंड किया हो यूके के अंदर 46 दिन से 90 डेज के अंदर, ठीक है, और लास्ट के 3 इयर्स में कभी भी वो रेजिडेंट रहा हो, ठीक है, तो अब हम चेक करेंगे 3 टाइज अगर हमें मैच हो गया ना तो यूके का रेजिडेंट होगा, ठीक है, और वो अगर यूके का रेजिडेंट लास्ट 3 इयर्स में नहीं रहा हो तो उसकी 4 टाइज मैच होनी चाहिए, ठीक। चलिए नेक्स्ट 91 डेज से 182 डेज तक रहा हो यूके के अंदर, ठीक है, तो और इसके अलावा वो लास्ट का 3 टैक्स ईयर्स में से कभी भी लास्ट का 3 टैक्स ईयर में वो अगर रेजिडेंट रहा हो यूके का, तो सिर्फ 2 टाइज यूके के साथ उसका मैच हो गया तो वो रेजिडेंट होगा यूके का, ठीक है। सॉरी, और अगर लास्ट का 3 टैक्स ईयर्स में वो कभी भी रेजिडेंट नहीं रहा हो यूके का, तो उसका 3 रिलेशनशिप होने चाहिए यूके के साथ, यानी 3 टाइज होने चाहिए यूके के साथ। अगर वो 83 डेज से ज़्यादा रहा हो तो फिर कोई इशू नहीं है, फिर तो ऑटोमेटिक रेजिडेंट हो जाएगा यूके का। देखिए ये बहुत ही सोच समझ के डिज़ाइन किया, देखिए लेस देन 16 डेज तो यहीं पे ना कि भाई वो ऑटोमेटिकली नॉन रेजिडेंट हो जाएगा, तो वो चाहे कुछ भी हो पहले कोई इशू नहीं है, मतलब कोई मैटर नहीं है, सीधा वो क्या हो जाएगा ऑटोमेटिकली नॉन रेजिडेंट। अगर लेस देन 46 डेज रहा हो, देखिए लेस देन 46 डेज और लास्ट का 3 ईयर्स में क्या हो, कभी भी वो टैक्स नहीं रहा हो, मतलब वो टैक्स रेजिडेंट नहीं रहा हो, तो ये रेजिडेंट नहीं रहा हो लेस देन 46 डेज, ये सेम ही है, और रेजिडेंट नहीं रहा हो तो क्या होगा ऑटोमेटिकली ये क्या होगा नॉन रेजिडेंट हो जाएगा, ठीक है। बट अगर कभी भी ये तो नहीं रहा हो उसका कंडीशन है, लेकिन कभी रहा हो तो कंडीशन क्या है, देखिए फिर 4 रिलेशनशिप आपके होने चाहिए यूके के साथ, ठीक है, तो आप ये ऐसे याद रख सकते हैं, और बाकी ये आप याद रख लीजिएगा। और 183 डेज से ज़्यादा तो भाई वो तो ऑटोमेटिकली क्वालिफाई कर जाएगा ना, वो ऑटोमेटिकली यूके का रेजिडेंट हो जाएगा, ठीक है, तो इसमें तो कुछ सोचना ही नहीं। तो ये ऐसा था। अब वो 4 रिलेशनशिप कौन कौन से हैं, मैं वो रिलेशनशिप क्या क्या है वो मैं बता देता हूँ, है ना। यहाँ पे टाइज और रिलेशनशिप बात कर रहा हूँ, तो क्या क्या रिलेशन है। देखिए अगर किसी का फैमिली टाई है, फैमिली रिलेशनशिप हो, अब फैमिली टाई कब माना जाएगा, देखिए इफ ही हैज़ अ क्लोज फैमिली इन द यूके। अब क्लोज फैमिली का मतलब ये है कोई स्पाउस आपका यूके में है, आपका कोई सिविल पार्टनर यूके का हो, या कोई आपका माइनर चाइल्ड यूके में है, ठीक है, तो आपका क्या होगा फैमिली टाइज हो जाएगा, वन रिलेशनशिप हो जाएगा, यानी वन टाई हो जाएगा, ठीक है। अब दूसरा हो सकता है एकोमोडेशन टाई। अकोमोडेशन टाई का मतलब ये है कि आपके पास कोई प्लेस टू लिव इन यूके हो, आपका पास कोई अपना खुद का घर हो या अपने स्पाउस का घर हो, आपने कोई घर रेंटेड ले रखा हो, आपने कोई घर ऑन कर रखा है यूके के अंदर, ठीक है, और उसमें आराम से 91 डेज तक आप साल भर में रह सकते हो, तो फिर आपका एकोमोडेशन टाइज भी माना जाएगा, ठीक है। ये 2 टाइज हो गए। थर्ड टाई है वर्क। वर्क का मतलब ये है कि डज 40 प्लस सब्सटेंटिव डेज वर्क इन यूके। इसका मतलब ये है कि 40 दिन लगातार वो यूके के अंदर काम करता है, साल भर में 40 दिन या उससे ज़्यादा काम करता है, तो उसका वर्क रिलेशनशिप या वर्क टाइज भी हम मान लेते हैं, ठीक है। तो अब ये मान लीजिए कि वो यूके के अंदर काम करता है फुल टाइम। डेज इन यूके, लाइक अब डेज इन यूके का मतलब ये है कि स्पेंड 90 प्लस डेज इन आइदर और एनी ऑफ द 2 प्रीवियस टैक्स ईयर्स। तो किसी भी प्रीवियस 2 टैक्स ईयर्स में वो 90 डेज या उससे ज़्यादा स्पेंड किया हो यूके के अंदर, तो डेज टाइज ये या डेज रिलेशनशिप ये टाई एक हो जाएगा मैच। और कंट्री टाई भी हो सकता है अगर वो स्पेंड मोर किसी भी कंट्री में, उसने बहुत सारे कंट्रीज में मान लिया किसी ने टाइम स्पेंड किया है, लेकिन वो सबसे ज़्यादा टाइम यूके के अंदर स्पेंड करता है, ठीक है। वो मान लीजिए किसी भी टाइप कंडीशन में नहीं आता, बट वो उसने सबसे ज़्यादा अपने जो डेज स्पेंड किए हैं वो यूके के अंदर किए हैं, ठीक है, तो वो तो वहाँ पे कंट्री टाई हो सकता है, ठीक है। तो चाहिए कि ये 5 टाइज है, इस 5 टाइज में से इस वाले में कंडीशन को मैच करने के लिए 4 टाइज चाहिए, यहाँ 4 टाइज चाहिए, 3 टाइज, 2 टाइज, 2 टाइज, 3 टाइज। तो ये देख लीजिएगा आप कितने टाइज मैच हो रहे हैं, ठीक है। तो अब ये देखिए बहुत सारा कॉम्प्लेक्स है, आप तो कोशिश कीजिएगा
याद करने का, अगर याद ना हो तो चलिए बहुत सारे क्वेश्चन आप प्रैक्टिस कीजिए, उससे याद आपको हो जाएगा। ठीक है, तो मैं एक दो क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करा देता हूँ इसके साथ ही, कैसे इस चीज़ को हमने क्वेश्चन में अप्लाई करेंगे ताकि आपको भी थोड़ा आइडिया लग जाए और आपको भी याद करने में ईजी हो। ठीक है जी, चलिए क्वेश्चन निकालते हैं। टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग नंबर 9। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, डाइटर वाज बोर्न इन जर्मनी। तो जर्मनी में ये पैदा होता है। ठीक है, ही हैज़ लिव्ड इन हिज होम टाउन इन जर्मनी until the tax year 2022 and 23 when he came to the UK। अब यूके में आता है वो पहली बार टू विजिट ऑन 10th जून। तो 10th जून को यूके में आता है until 10th जून 22 until 18th जनवरी 2023। तो पहले तो हम निकालते हैं कि यूके के अंदर वो रहा कितने दिन है ना टैक्स ईयर में। बट यहाँ पे ध्यान रखिएगा एक चीज़, मैं नोट्स में और मैं बताना भूली आप लोगों को, यहाँ पे एक लास्ट में लिखा है डे ऑफ है ये। ठीक है जी, डे ऑफ अराइवल डज नॉट काउंट इन कैलकुलेशन ऑफ डेज। तो जिस दिन आप आए हैं यूके के अंदर, ठीक है, वो आपके जब आप नंबर ऑफ डेज कैलकुलेट करोगे तो वो उसमें काउंट नहीं होगा। while the day leaving the UK will be counted as a day spent in UK। तो और जिस दिन आप लीव कर रहे हो, यानी जिस दिन आप आ रहे हो, मान लीजिए 5 जनवरी को आ रहे हो, तो 5 जनवरी का दिन हम काउंट नहीं करेंगे आपका यूके के अंदर। और जिस दिन आप लीव कर रहे हो, लाइक आपने 25 दिसंबर को लीव किया है, तो 25 दिसंबर के दिन को हम यूके के अंदर आपने स्पेंड किया है, ये हम काउंट करेंगे। ठीक है जी, तो ये ध्यान रखिएगा। तो अब इसमें चलिए पहले तो डे स्पेंड कितने इसने किए हैं यूके के अंदर, उसके अकॉर्डिंगली इस क्वेश्चन को करते हैं। तो सबसे पहले जून में है ना, 10th ऑफ जून को। तो चलिए बताइए जून में वो कितने दिन से स्पेंड किया है यूके के अंदर जून में, और फिर जुलाई में, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर एंड जैन। तो चलिए जी, जून के अंदर इसने 10th को है ना, तो डे ऑफ अराइवल काउंट नहीं होता। तो ये हम मान लेते हैं जून 30 का होता है, तो हम मान लेते हैं ये इसने 20 डे यहाँ पे स्पेंड किया है जून में। जुलाई 31 का होता है, ये भी 31, अगस्त भी 31 का होता है, सितंबर 30 का होता है, अक्टूबर 31 का होता है, नवंबर 30 का होता है, 31, और जैन में तो ये आ ही गया। तो जैन में अंटिल यानी 18 जैन को वो लीव कर देता नहीं, ओके, तो हम 18 को भी काउंट करेंगे, तो एग्जैक्टली 18 डेज यहाँ पे हो जाएंगे। तो ये टोटल बताइए कितने डेज हो गए। 20 + 31 + 31 + 30 + 31 + 30 + 31 + 18, तो 220 डेज ये रह गया यूके के अंदर। टोटल कितने हो गए 220 डेज। तो चलिए ये तो ऑटोमेटिकली यूके का सिटीजन हो गया ना। देखिए यहाँ पे आपने देखा होगा, तो इसने लेस देन, फर्स्ट स्टेप में ये था कि हम काउंट करते हैं नॉन ऑटोमेटिकली नॉन यूके रेजिडेंट। तो लेस देन 16 डेज रहानी, 146 डेज रहानी, 91 डेज रहानी है ना, 220 दिन है, तो ये ऑटोमेटिकली यूके का नॉन रेजिडेंट तो नहीं होगा। हम नेक्स्ट देते ऑटोमेटिकली रेजिडेंट टेस्ट करते हैं। तो फर्स्ट में लिखा है कि अगर वो 180 डेज या उससे ज़्यादा स्पेंड करता है यूके में, तो ऑटोमेटिकली यूके क्या हो जाएगा, रेजिडेंट हो जाएगा वो। ठीक है जी, तो ये क्वेश्चन बड़ा सिंपल था। नेक्स्ट देखते हैं। तो ही विल बी ऑटोमेटिकली यूके रेजिडेंट, तो ये समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट, साइमन वाज बोर्न इन फ्रांस, तो फ्रांस में पैदा होते ही। सी हैज़ लिव्ड इन हर होम टाउन इन फ्रांस अंटिल दिस 2023। तो उसने देखिए फ्रांस में हमेशा रही है, इसका मतलब वो कभी प्रीवियसली यूके की रेजिडेंट नहीं रही है ना, इससे तो ये इस्टेब्लिश होता है वो प्रीवियसली नॉन रेजिडेंट ऑफ यूके, मतलब कभी वो प्रीवियसली हमेशा नॉन रेजिडेंट ऑफ यूके रही है, क्योंकि इससे पहले हमेशा वो फ्रांस में रही है।
when she came to the UK when she came to the UK to visit for a month। और इस टैक्स ईयर में वो 1 महीने के लिए यूके के अंदर आती है। तो 1 महीने मान लीजिए मैक्सिमम उसने कितने डे स्पेंड किए होंगे, 28 का होगा फैब तो इतना, या 30 क्या होगा, या 31 क्या होगा। देखिए तो ये इनके अकॉर्डिंगली हम टेस्ट करते हैं। सबसे पहले हम टेस्ट करते हैं स्टेप 1 को। ये लेस देन 16 डेज रही है, नहीं जी इतने दिन तो नहीं है। लेस देन 46 डेज रही है, यस रही है। उसके बाद हैज़ नॉट बीन यूके रेजिडेंट इन एनी ऑफ द प्रीवियस ईयर, यस ऑफ कोर्स हमेशा फ्रांस में रही है तो कभी भी यूके का रेजिडेंट नहीं रही है, तो यहाँ पे ये कंडीशन अप्लाई होता है। देखिए लेस देन 46 डेज भी है और हमेशा वो कभी यूके का पास 3 टैक्स ईयर में रेजिडेंट नहीं रही है, ठीक है, तो वो ऑटोमेटिकली नॉन रेजिडेंट ऑफ यूके हो जाएगी, ठीक है जी। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन, Fred has always spent more than 300 days in UK and has therefore been UK resident. He gave up work on 5th of April 2022 and on 18th May 2022 he set off on a round the world tour. He did not return to the UK until 6th of April. Initially he spent 5 weeks in his second home in Portugal. So his only home, देखिए क्वेश्चन गिवन कि सेकेंड होम उसका पोर्टुगल में है, मतलब ओनली होम इन यूके तो नहीं है, इससे ये बात पता लगता है। बट देन ही डिड नॉट स्पेंड मोर देन 10 डेज इन एनी अदर कंट्री, मतलब वो 10 डेज से कभी भी ज़्यादा किसी और कंट्री में स्पेंड नहीं किया। तो हमें ये देखना है कि यूके में क्या वो अपनी लाइफ में जितने भी कंट्री में उसने स्पेंड किया है, मतलब टैक्स ईयर में, उसमें सबसे ज़्यादा डेज में वो यूके में उसने स्पेंड किए हैं क्या, ये भी एक प्राइस हो सकता है, तो ये भी चेक करना है। while he was away he kept in touch with his family, वाइफ एंड यंग चिल्ड्रन, मतलब उसके वाइफ और यंग चिल्ड्रन क्या कहाँ पे, यूके में ही है। मेन इन अ फैमिली होम, और उसका एक फैमिली होम है, मतलब उसके पास स्टे है एक यूके में, अकोमोडेशन भी है उसके पास। चलिए तो अब स्टार्टिंग से एक बार देखते हैं उसने यूके में स्पेंड कितने डेज किए हैं, ठीक है जी। फ्रेड हैज स्पेंड मोर देन 300 डेज इन यूके, सॉरी यूके, एंड हैज देयरफॉर बीन चलिए तो ये हैज़ ऑलवेज बीन, मतलब वो 300 डेज से ज़्यादा हमेशा उसने स्पेंड किया यूके में, यानी वो प्रीवियसली रेजिडेंट रहा है ना, रेजिडेंट ऑफ यूके रहा है, तो वो प्रीवियसली रेजिडेंट ऑफ यूके रहा है। एक बात हमें ये पता लगा, ही गेव अप वर्क ऑन 5th of April, 5th of April एग्जैक्टली देखिए 6th of April 2022 से हमारा करंट टैक्स ईयर स्टार्ट होगा, तो एग्जैक्टली एक दिन पहले उसने अपना काम को गिव अप करता है। एंड ऑन 18th of May ही सेट ऑफ ऑन, और 18th मई को वो वर्ल्ड टूर पे निकल जाता है, हॉलीडे पे निकल जाता है। तो इसने 5th यानी 6th अप्रैल से हमारा ईयर स्टार्ट होता है, तो 6th अप्रैल से लेके 18th of May तक वो स्पेंड करता है यूके के अंदर। तो चलिए हम निकालते हैं कितने दिन उसने स्पेंड किया उसने यूके के अंदर, ठीक है। डेज स्पेंट इन यूके, ठीक है जी। चलिए 6th of April, तो मुझे बता सकते हैं 6th of April, सो अप्रैल में कितने उसने कितने डेज उसने स्पेंड किया, तो डे ऑफ ये एक तरह से मान सकते हैं 6 से स्टार्ट होगा, तो ये 24 डेज इधर हो जाएंगे। एंड अप्रैल के बाद मई आता है ना, तो 18 डेज यहाँ हो जाएंगे। डे ऑफ लिविंग यूके भी तो यूके के अंदर काउंट होता है ना, तो ये हम इसको प्लस कर देंगे, तो ये हो जाएंगे 42 डेज। चलिए 42 डेज वाला कंडीशन देखते हैं हम अपने स्टेप्स के अंदर जो भी हमारे पैरामीटर्स है उसमें मैच कराते हैं। 42 डेज, तो लेस देन 42 डेज था ना स्पेंड, तो लेस देन 16 डेज तो रहा नहीं, तो ये कंडीशन मैच नहीं होगा। 46 डेज, तो लेस देन 46 डेज रहा है, बट क्या आगे क्वेश्चन में दिया है हैज़ नॉट बीन यूके रेजिडेंट इन एनी ऑफ द प्रीवियस 3 टैक्स ईयर्स, बट ये नहीं होगा मैच, क्योंकि लेस देन 46 डेज तो रहा है लेकिन वो प्रीवियसली
यूके का ही रेजिडेंट रहा है ना, क्योंकि हमेशा वो 300 डेज से ज़्यादा ही ऑलमोस्ट स्पेंड करता है यूके के अंदर। तो ये भी लेस देन 91 डेज रहा है, बट ये भी ठीक है। एंड वर्क फुल टाइम ओवरसीज, तो ये कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दिया क्वेश्चन में कि वो वर्क करता है फुल टाइम ओवरसीज, ऐसा नहीं है, तो ये भी सेटिस्फाई नहीं होगा। हम देखते हैं फिर क्या ऑटोमेटिकली यूके का रेजिडेंट होगा। इस एन इंडिविजुअल लिव्ड इन द यूके फॉर एटलीस्ट 183 डेज इन द टैक्स ईयर, तो 183 डेज तो रहा ही नहीं है, 42 डेज तो टोटली रहा है, तो ये मैच नहीं होगा। इंडिविजुअल्स ओनली होम इनके, तो ओनली होम इन यूके या नहीं, क्वेश्चन में बताया था ना मैंने आप लोगों को कि पुर्तगाल में भी उसका एक होम है, स्टे है, तो ये भी मैच नहीं होगा। चलिए नेक्स्ट था द इंडिविजुअल वर्क्स फुल टाइम इन द यूके। तो क्वेश्चन में जो ये कोई ऐसा इंफॉर्मेशन गिवन नहीं है हमारे क्वेश्चन में, लाइक ही वर्क्स फुल टाइम इन यूके, तो हम ये जूम नहीं करेंगे कि ही इज वर्किंग फुल टाइम इन यूके, वैसे ठीक है जी। और वैसे भी उसने काम छोड़ दिया है ना टैक्स ईयर, जैसे एक दिन टैक्स ईयर स्टार्ट होने से एग्जैक्टली एक दिन पहले उसने काम करना छोड़ दिया है ना यूके के अंदर, तो हम अज्यूम नहीं कर सकते कि ही इज वर्किंग फुल टाइम इन यूके, ठीक है। तो ये दोनों ही टेस्ट पूरे नहीं हुए, तो हम अब जाएंगे टाइज के ऊपर, ठीक है। तो अब ये डे चेक करेंगे, तो लेस देन 16 डेज इसके अंदर नहीं आएगा, लेस देन 46 डेज है, तो इसके अंदर 42 डेज स्पेंड किया ना, तो इसके अंदर आ जाएगा। तो अब इसके अंदर चेक करेंगे, लाइक प्रीवियसली रेजिडेंट था वो, यस प्रीवियसली रेजिडेंट था, तो उसके कितने मैच होने चाहिए टाइज, एटलीस्ट 4 टाइज के मैच होने चाहिए। तो हम चलिए चेक करते हैं 4 टाइज मैच होंगे या नहीं। तो टाइज सबसे पहले फैमिली टाइज, तो फैमिली में क्या है, उसका एक क्लोज फैमिली होना चाहिए यूके के अंदर, स्पाउस विल पार्टनर्स एंड माइनर चाइल्ड। तो यहाँ क्वेश्चन में ना कुछ इन्फॉर्मेशन गिवन है, लाइक उसके फैमिली के मेंबर्स कहाँ पे रहते हैं, वाइफ और उसका एक यंग चाइल्ड है वो यूके के अंदर। तो एक टाइज तो चलिए फैमिली टाइज हो गया है ना, टाइज में फैमिली टाइज तो हो गया। एंड इसके अलावा देखिए अकोमोडेशन, प्लेस टू लिव इन यूके फॉर एटलीस्ट 91 डेज। तो क्या यूके में 91 डेज से ज़्यादा रहने के लिए उसके पास कोई प्लेस है, यस उसका यूके के अंदर फैमिली होम भी है, तो ये एक एकोमोडेशन होम भी यहाँ पे मैच हो जाता है। तो यहाँ पे एकोमोडेशन भी लिख देते हैं, एकोमोडेशन टाइप्स भी मैच हो जाएगा। लेट्स वर्क डज 40+ सब्सटेंटिव डेज वर्क इन द यूके। देखिए उसने डे कुछ काम तो किया नहीं, फर्स्ट डे हमारे टैक्स ईयर के फर्स्ट डे पे वो छोड़ के चला गया यूके, तो उसने पता ही नहीं एक भी दिन काम तो किया नहीं यूके के अंदर, तो हम ये कंडीशन मैच, ये टाइम मैच नहीं होगा, तो इसको रहने देते हैं। डेज इन यूके, स्पेंड 90+ डेज इन आइदर और एनी ऑफ द 2 प्रीवियस टैक्स ईयर्स। तो एनी ऑफ द 2 प्रीवियस ईयर या दोनों ही टैक्स ईयर्स में 90 डेज या उससे ज़्यादा उसने स्पेंड किया है, यस क्वेश्चन के अंदर साफ साफ फर्स्ट लाइन में लिखा है कि वो 300 से ज़्यादा डेज स्पेंड करता है यूके में, ऑलवेज ही ऑलवेज स्पेंड्स दिस मच ऑफ डेज। तो ये भी सॉरी और डेज डे टाइम भी आ गया, तो डे टाइम मैच हो जाएगा प्लस डे टाइज, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कंट्री टाइज, स्पेंड मोर टाइम इन यूके देन एनी अदर कंट्री। चलिए ये क्वेश्चन के अंदर देखना पड़ेगा। तो ये 42 डेज तो यूके में अंदर रहता है, देखते हैं कोई कहीं और किसी और कंट्री में इससे ज़्यादा टाइम तो स्पेंड नहीं करता, यहाँ तक तो कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। इनिशियली ही स्पेंड 5 वीक्स इन हिज सेकंड होम पोर्तुगल, तो 5 वीक्स मतलब 1 वीक में 7 डेज, यानी 75 तो 35, तो 35 डेज पोर्तुगल के अंदर इसने स्पेंड किया। बट देन ही डिड नॉट स्पेंड मोर देन 10 डेज एग्जैक्टली, तो सबसे ज़्यादा फिर उसने टाइम कहाँ स्पेंड किया है, यूके के अंदर, तो कंट्री टाई भी मैच हो जाता है। तो देखिए फैमिली टाइज मैच हो गया, एकोमोडेशन, डेज इन यू डेज टाइज और कंट्री टाइज, ये 4 टाइज मैच भी हो गए। और कितने टाइज हमें चाहिए थे, 42 डेज के लिए ये रेजिडेंट 4 टाइज चाहिए था और 4 टाइज मैच भी हो गए, तो हम क्या कहेंगे, ही इज अ रेजिडेंट ऑफ यूके, ठीक है जी। तो चलिए ये थर्ड भी हो गया हमारा, फोर्थ है Olga, a housewife, has previously visited the UK on holiday for 30 days in each of the last 5 years
एंड वॉज नॉट एन यूके। तो हर साल वो यूके के अंदर 30 डेज के लिए आती है कोई हॉलीडे टाइप स्पेंड करने, बट वो कभी यूके की रेजिडेंट नहीं रही है। On 6 April 2022 she purchased a holiday cottage in UK। तो कुछ कॉटेज, हॉलीडे कॉटेज ये परचेज करती है यूके के अंदर on this particular day। In a tax year 2022-23 she visited the UK for 80 days। तो हमारे टैक्स ईयर में कितना टाइम उसने स्पेंड किया यूके के अंदर? 80 डेज स्टेइंग इन हर यूके होम। तो उसका एक होम यूके के अंदर भी है। अपार्ट फ्रॉम द 2 weeks when she stayed with her 17-year-old son who had come to study in UK। तो वो यूके के अंदर आती है। सॉरी, तो इससे ये पता लगता है कि उसका एक फैमिली टाइज भी है, उसका एक 17 यानी माइनर चाइल्ड भी है जो कि यूके के अंदर स्टडी कर रहा है, यानी यूके के अंदर रह रहा है एक तरह से, तो वो रेजिडेंट ही होगा यूके का। ठीक है, तो ये सारे इन्फॉर्मेशन क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो हम सबसे पहले निकालते हैं कि वो कितने दिन उसने स्पेंड किए। 80 डेज ने स्पेंड किया यूके के अंदर। तो 80 डेज के अकॉर्डिंगली चलिए हम क्वेश्चन में टेस्ट करते हैं इसका रेजिडेंसी। सबसे पहले हम देखेंगे 16 डेज से कम नहीं रहा, 41 डेज से कम नहीं रहा, 90 डेज से कम हो रही है, बट क्या फुल टाइम ओवरसीज वर्क करती है? क्वेश्चन में ऐसा कोई इन्फॉर्मेशन गिवन नहीं है, तो हम अज्यूम नहीं करेंगे कुछ भी। ऑटोमेटिक यूके रेजिडेंसी टेस्ट, बट ये थोड़ा क्वेश्चन मार्क है कि लाइक वो यूके की रेजिडेंट तो रही नहीं है, तो कहीं भी काम कर रही हो तो ओवरसीज ही काम फुल टाइम काम कर रही होगी ना। बट इस पर हम थोड़ा प्रेस डालेंगे, लेकिन और बाकी चीज़ें हम एक बार देख लेते हैं। हम कहीं और हम सेटिस्फाई नहीं होंगे तो यहाँ पे हम कोशिश करेंगे इसको मैच कराने का। ठीक है, एन इंडिविजुअल लिव इन यूके फॉर एटलीस्ट 81-83 डेज नहीं, ओनली होम इन यूके नहीं, फुल टाइम वर्क इन यूके कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दिया है, तो ये ऑटोमेटिकली सिटीजन तो नहीं होगी, मतलब सॉरी रेजिडेंट तो नहीं होगी। उसके बाद देख लेते हैं इस वाले डेज में आ जाते हैं, तो 46 to 90 डेज के अंदर आ जाएगी वो। प्रीवियसली कभी रेजिडेंट नहीं रही है, प्रीवियसली हमेशा क्या रही है? नॉन रेजिडेंट। तो 4 टाइज अगर मैच हो गए तो वो क्या हो जाएगा? यहाँ की रेजिडेंट हो जाएगी। ठीक है, तो 4 टाइज चेक कर लेते हैं हम सिंपली। तो चलिए 4 टाइज में देखते हैं कि उसका यूके में होम है, तो मतलब उसका एकोमोडेशन देखिए, एकोमोडेशन टाइज तो मैच हो जाएगा। उसके एक चाइल्ड भी है यूके के अंदर। ठीक है जी, तो चाइल्ड यानी फैमिली टाइज भी है, मैच हो रहा है। तो उसका फैमिली टाइज, एकोमोडेशन ठीक है। 40 डेज समथिंग वर्क इन यूके, ये इन्फॉर्मेशन नहीं है। 90 डेज इसने स्पेंड किया, नो, हर मंथ हर ईयर वो 30 डेज के लिए आती है। कंट्री स्पेंड इन टाइम इन यूके मोर देन एनी अदर कंट्री, कोई इन्फॉर्मेशन ऐसा नहीं दिया है। तो हम मानेंगे सिर्फ 2 ही टाइज है जो मैच हो रहा है, और हमें चाहिए था 4 टाइज ना, तो मतलब ये कहीं ना कहीं यूके की रेजिडेंट नहीं है। ठीक है, तो हम लिखेंगे नॉट रेजिडेंट ऑफ यूके। ठीक है जी, तो ये ऐसा हो जाएगा इसका आंसर। बाकी आप चेक कर लीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपका इस जो भी इसके क्वेश्चन वगैरह रह गए मैं वो आप लोग करा दूंगा। बाकी इस पार्ट में इतना ही करते हैं, और आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। और कमेंट करके जरूर बताइए कैसा लगा, लाइक कीजिएगा। और थोड़ा भी सही लगे कि बहुत एफर्ट लगता है इसको करने में, थोड़ा भी सही लगा, आपको पसंद आया तो अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए, अपने कलीग्स के साथ कीजिए। गुड नाइट एंड हैव अ नाइस डे, sorry, have a nice night ahead. Thank you for watching.